हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है, अब तक हमारा एंथैल्पी से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हम एंथैल्पी समझ चुके हैं, एंथैल्पी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और बहुत से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जस्ट गेट रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, तो आप इसको पार्ट में डिवाइड करके देख सकते। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मुझे दो सेंटेंस का मतलब बताओगे। एक तो है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। ठीक है, हम सबको पता है कि एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और जब हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? ओके। अगर डेल्टा एच की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, ओके। इसको अब हम थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखो, सपोज यहां मैं लिख रही हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और लेफ्ट साइड हमने लिखा है एनर्जी, एनर्जी। तो अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस देखोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो सपोज ऐसा कहा जाए कि प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और इस केस में क्या होता है? अपोजिट, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है, हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझा। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डेल्टा एच पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी किसकी ज़्यादा बड़ी होती, किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब आपको बातें क्लियर होनी चाहिए जो हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आई गेस आपको समझ में आ गया। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो डेल्टा एच आपको पता है, ये डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? एच पी माइनस में एच आर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एच के इक्वल होता है। ठीक है, चलो, ये तो हमने जो है एक बहुत ही कॉमन बात थी जो हमने डिस्कस की। मेन बात आती है अब। देखो, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो टॉपिक आता है थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? देखो, थर्मोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है, थर्मोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच है साइंस की, दिस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, या कहो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद केमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ। ठीक है, डील्स विद ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम केमिकल सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, जो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ ऐसे लिखो, बिटवीन लिख दो, बिटवीन। ठीक है, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग भी हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम भी हो सकता है। बिटवीन केमिकल सिस्टम
एंड सराउंडिंग, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। या सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी या फिर कोई ऐसा चेंज हो रहा होगा जिसकी वजह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है केमिकल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसे कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये आपको इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट कि रिएक्टेंट कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देगी, या फिर हीट चेंज कैसे हो रही है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसी है या फिर आपकी एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और कैसी होती है, दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हीट चेंज कैसे हो रहा है, एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी है, बैलेंस्ड रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल डिस्कस करें, देखो सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 2KClO3 का विच इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, और जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, KCl प्लस में ऑक्सीजन बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2KCl यहाँ पर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद, ठीक है। ये कैसा है, ऑक्सीजन किस में है, गैशियस फॉर्म में, KClO3 कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, और ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, दिस इज कंप्लीट थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कैसे, देखो सबसे पहले फिजिकल स्टेट बताई इन्होंने, ये सॉलिड में है, सॉलिड गैस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट की बात की, ठीक है। कुछ एलोट्रॉप होता तो यहाँ एलोट्रॉप हम साथ में लिखते हैं। अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन तब बनेगी जब आप यहाँ पे डेल्टा H डिफाइन करोगे, ठीक है। सपोज डेल्टा H की वैल्यू x किलोजूल पर मोल है। अब ये है आपकी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन ये तब बनेगी जब आप डेल्टा H साथ में लिखोगे, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, साथ में फिजिकल स्टेट लिखोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड में या गैसेस में, एलोट्रॉपिक है तो कोई एलोट्रॉप है तो एलोट्रॉप मेंशन करोगे वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आया, थर्मोकेमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आया कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डेल्टा H मेंशन हो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन हो, हीट चेंज ये तो आपने बता ही दिया, बैलेंस्ड हो, एलोट्रॉपिक फॉर्म मेंशन हो, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिएक्शन, उसे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब एक टर्म है दैट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ये तो आपने पहले सुना ही हुआ है, आपको एंथैल्पी का मतलब पता ही है। इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा RH नोट है, मतलब स्टैंडर्ड है तो आप स्टैंडर्ड लिख दोगे, स्टैंडर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है व्हेन सारे के सारे जब आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेंटेन्ड हैं, आर maintained at same temperature and pressure, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड when all reactants and products are maintained at same temperature and pressure, इसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आएगा ही नहीं, तो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो सपोज आपको डेल्टा RH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है,
तो क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप जो है करते हो डेल्टा आर एच को कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे आप कोफिशिएंट भी लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट भी ऐड करने होते हैं, जैसे ये है ना, तो कैसे ऐड करोगे, जैसे देखो कोफिशिएंट को सपोज मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, और माइनस में ये किसके लिए हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये प्रोडक्ट का है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का है। इज इट क्लियर? जल्दी से लिखो, फिर हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया। ओके, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन को रब करती हूँ और इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिएक्शन लिख दी। पहले देखो बैलेंस तो है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। इसके लिए आपको कहूँ मैं कि आप एंथैल्पी चेंज मुझे कैलकुलेट करके बताओ कैसे लिखोगे। लिखो, जल्दी से लिखो। फॉर्मूला आपके साथ सामने है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही है। क्या लिखोगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस प्रोडक्ट के साथ क्या है 2। इसकी एंथैल्पी आपको गिवन नहीं है, आप ऐसे लिख लो H ऑफ NH3 माइनस में रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट का क्या है, इसके साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, देयरफॉर यहाँ 1 हो जाएगा, इनटू में H ऑफ नाइट्रोजन, डायरेक्ट मैं 1 को हटा सकती हूँ। ठीक है, प्लस में इसका कोफिशिएंट आएगा 3 इनटू में इसकी एंथैल्पी। ठीक है, इस तरीके से आप डेल्टा आर एच कैलकुलेट कर सकते हो फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसी के अंदर कुछ रूल्स को स्टडी करते हैं। देखो एक्चुअली अगर सपोज मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख के दूं, H2 in the form of gaseous state प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, और ये दे रहा है आपको वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और इसकी आपको एंथैल्पी गिवन है। सपोज एंथैल्पी यहाँ पे आपको गिवन है -285 किलोजूल पर मोल सपोज गिवन है। ठीक है, ओके, तो मैं कहती हूँ कि आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज 2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस ऑफ वाटर। अब इसके लिए आप एंथैल्पी कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जब भी आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज़ से, तो जो आपकी एंथैल्पी होगी ना वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको पता है आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, इस इक्वेशन को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आप इक्वेशन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो डेल्टा एच आएगी वो क्या आएगी, -285 इंटू में 2, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर आप थर्मोकेमिकल, इफ थर्मोकेमिकल equation is multiplied by any coefficient, ठीक है, जब भी आप किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है, ये आपको, ये जो जितने भी आप रूल्स समझोगे वो रूल्स आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं। तो इस रिएक्शन में आपने ये समझा है कि आपको कोई रिएक्शन गिवन है और मैं सपोज कहूँ कि मैंने इस रिएक्शन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
और अब आप डेल्टा एच बताओ। तो जब आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेल्टा एच है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पूरी रिएक्शन को जिस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच भी उसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, ओके। तो ये तो रूल नंबर 1 था जो आपने समझा। अब हम एक और रूल स्टडी करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो, सपोज मैं कुछ ऐसी इक्वेशन लिखती हूँ, a + b गिव्स दिस। ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, इसका सपोज मैंने डेल्टा एच लिया है -50 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका डेल्टा एच निकालना है, 2a + में 10b गिव्स अस 4 + में 60। इसका डेल्टा एच आप कैलकुलेट करो, इसका डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसका डेल्टा एच? सिंपल सी बात है, आपको पता है ये रिएक्शन जो है 2 से मल्टीप्लाई की गई है, 2 × a, 5 × 10, 2 × 4, 3 × 6, तो इसका डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? -50 × में 2, दैट इज -100 किलोजूल पर मोल। क्लियर? ओके। अब इसी के अंदर सपोज इसी रिएक्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अब अगर यही रिएक्शन, अब इसके लिए सपोज आपको डेल्टा आर एच कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? इसके लिए जो है, आप देखो क्या इसमें डिफरेंस देख रहे हो? ये पहले रिएक्शन फॉरवर्ड में थी, अब आपने रिएक्शन रिवर्स कर दी। तो जब आप रिएक्शन रिवर्स करोगे ना तो डेल्टा एच का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी +50। ठीक है, तो आप ये नोट मेंशन करोगे कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर थर्मोकेमिकल रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो जो देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिमेन्स सेम। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी बट विद अपोजिट साइन, पर इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 50 यहाँ है 50 यहाँ है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा, बट अब साइन इज चेंज, अपोजिट साइन कह लो, ऐसे कह लो, बट साइन इज चेंज। साइन को आप चेंज करके लिखोगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहेगी पर साइन अपोजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा एंथैल्पी चेंज। ठीक है, जिसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, 2 रूल्स समझे कैसे होता है। अगर पूरी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच को भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा, यह आपने पढ़ा है। अब आप बात करोगे किसकी? हीट ऑफ रिएक्शन की। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? देखो, हीट ऑफ रिएक्शन कह लो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच आर से इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant according to balanced chemical equation had completely reacted। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। विदाउट एग्जाम्पल तो डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखती हूँ, डेट इज दिस। ये भी आपको वाटर दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आप बताओ
कि डेल्टा एच आर यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, किस में कर सकते हो किस में नहीं कर सकते, बस ये बता दो। डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, बस आपको सिर्फ ये बताना है किसके अंदर आप डेल्टा एच आर कैलकुलेट कर सकते हो, किस में नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आपको दिख रहा है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो ये तो कंप्लीटली बैलेंस्ड है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो डेल्टा एच आर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, नहीं ये बैलेंस्ड नहीं है, देयरफॉर इसके लिए आप डेल्टा एच आर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, उसी के लिए आप हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। देखो, सबसे पहला फैक्टर होता है रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन। सबसे पहला फैक्टर होता है रिएक्शन की कंडीशन क्या है। देखो, मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं वो की जाती हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं आप कैरी करवाते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, या तो इधर प्रेशर या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस में डेल्टा इंटू पीवी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकर होती हैं विद ईदर, या तो प्रेशर कांस्टेंट करवाते हो या वॉल्यूम कांस्टेंट करवाते हो, उसके लिए आप डेल्टा एच ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए तो आपको पता ही है कैसे होता है आइडियल गैस के लिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा था, जो क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब एक तो हो गया है ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करती है। जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। कितनी क्वांटिटी आप लोगे उसके ऊपर भी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट जो आपने ली है। थर्ड जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है, देखो सपोज मैं यहाँ पे H2 प्लस में हाफ O2 गिव्स यू वाटर एंड H2 प्लस में O2 गिव्स यू वाटर। अब सपोज जो ये वाला वाटर बन रहा है ये तो हाफ ऑफ वाटर, हाँ ये वाला तो लिक्विड में बन रहा है, और ये सपोज गैशियस फॉर्म में बन रहा है। ये तो लिक्विड में वाटर बन रहा है और ये सपोज गैशियस फॉर्म में वाटर बन रहा है। तो जो लिक्विड फॉर्म के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच फॉर द गैशियस के लिए। ठीक है, तो जो फिजिकल स्टेट होती है ना रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, उनके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख सकते हो आप, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। तो अगर लिक्विड और गैसियस में आप कंपेयर करोगे तो लिक्विड के लिए जो डेल्टा एच होता है वो ज़्यादा नेगेटिव आता है एज कंपेयर टू गैसियस से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, देखो ये गैसियस मतलब वेपर है, इसको जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे ना तो हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होगी। इस वजह से जो लिक्विड के केस में डेल्टा एच आता है वो ज़्यादा नेगेटिव आता है। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू कन्वर्ट वेपर इनटू में लिक्विड हीट इज रिलीज। ठीक है, तो सपोज अगर मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगी, सपोज ये -285 है ना, तो ये डेल्टा एच -284 84 कह रही हूँ 44 होगा, इतना तो डिफरेंस आ ही जाए। ठीक है, तो इसकी अगर सपोज वैल्यू -285 है तो इसकी वैल्यू -244 किलोजूल पर मोल होगी, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड फैक्टर, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी।
जो नेक्स्ट है वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, देखो सपोज मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है ग्रेफाइट की फॉर्म में, और यहाँ पर सपोज मैंने कार्बन लिया है डायमंड की फॉर्म में। इसको भी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, इसको भी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। दोनों में बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पर दोनों की हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी, दोनों की हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। इसकी सपोज -393 है ना, तो इसकी -399 होगी किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो जब आप अलग अलग डिफरेंट एलोट्रॉप्स लेते हो सब्सटेंस के, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है वो भी डिफर करती है। ठीक है, जैसे ही आप एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लोगे ना, तो उनकी हीट ऑफ रिएक्शन भी डिफर करेगी। डिफरेंट एलोट्रॉप्स, डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। क्लियर? तो ये होता है हमारा फोर्थ फैक्टर। अब एक लास्ट फैक्टर आता है जो कि है टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, पर ये सब थ्योरेटिकल है ना। आई एम सॉरी। तो इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, पर इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो टेम्परेचर जो होता है इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्चॉफ्स इक्वेशन। कर्चॉफ्स इक्वेशन की हेल्प से हम इसे समझ सकते हैं। देखो, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपकी रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो डेल्टा Cp का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय में T2 माइनस में T1। इस तरीके से आप जो है एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये डेल्टा H2 क्या है? T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा H एट टेम्परेचर T2 एंड डेल्टा H एट टेम्परेचर T1। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेल्टा Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और डेल्टा Cp क्या है? डेल्टा Cp आपको पता है, डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू सम ऑफ Cp फॉर द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ Cp फॉर द रिएक्टेंट। ऐसे लिखते हो, डेल्टा Cp आपको पता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द Cp माइनस में ये। ठीक है, तो ये होता है। तो टेम्परेचर के अंदर जब आप टेम्परेचर फैक्टर को डिस्कस करोगे तो आप कर्चॉफ्स इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपको समझ में आएगा जब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा बस, और ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये सारा भी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे चला जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कैसी न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप जो है दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, बहुत से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर मैंने कुछ अपनी तरफ से जितना भी था इस टॉपिक के बारे में आई एम जस्ट गिविंग यू। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बाकी और कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब जो ये आपने हीट ऑफ रिएक्शन देखी है ना, ये बहुत सारे टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स की, 7 to 8 टाइप्स की होती है। लाइक हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यहां पे लिखती हूं, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, या फिर बॉन्ड एनर्जी, या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है।
ठीक है, या फिर हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, एक यहाँ पे लिख लो, दैट इज हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतने सारे टाइप्स की जो है ये हीट ऑफ रिएक्शन होती है। हीट ऑफ रिएक्शन इतने सारे टाइप्स की होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बोन एनर्जी या बोन डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही हीट्स को कवर कर पाएंगे, वो हैं ये। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबस्टन। ये हम बाकी की वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। इन्हीं में इतना टाइम लग जाएगा कि आप सोचोगे कि ओहो ये मतलब अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। दैट्स वाई ये सिर्फ हम आज की वीडियो में यही 2 डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते कैसे हैं इसे, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ की तरह इसको लिखते हैं। ठीक है, इसकी डेल्टा एच एफ ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, डेल्टा एच एफ ऐसे लिख लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच एफ। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its constituent elements in their most abundant naturally occurring state। अब डेफिनेशन से अभी कुछ समझ नहीं आएगा, पर एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन को पढ़ो। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its constituent elements in their most abundant naturally occurring state। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो स्टैंडर्ड स्टेट या स्टेबल स्टेट। ठीक है, रेफरेंस स्टेट, कुछ भी कह लो। देखो जैसे कि हम ना 3 रिएक्शन लेते हैं। देखो हमने ये 3 रिएक्शन ली। अब आपको मेरे को ये बताना है कि आप डेल्टा एच एफ किस केस में कैलकुलेट कर सकते हो और किस केस में डेल्टा एच कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आप बता पाओगे विद हेल्प ऑफ रिएक्शन। देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पहले तो यही देख लो 1 mole ऑफ सब्सटेंस कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ तो 1 mole ऑफ सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो देयरफॉर इसके लिए तो आप डेल्टा एच एफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इन दोनों के लिए देखना है, अभी तक डेफिनेशन कंप्लीट थोड़ी हुई है। 1 mole ऑफ सब्सटेंस तो बन रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट। अब ये नेचुरली अकरिंग स्टेट में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि, तो मैं आपको एक बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलता है। देखो नेचुरली अकरिंग फॉर्म में हाइड्रोजन गैस होती है, इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होती है H2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन भी गैस होती है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है O2 की फॉर्म में। ये भी Na क्या है, Na आपको पता है सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड है दोनों के दोनों 1 मोल बने हैं, बिल्कुल बने हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, नेचुरली अकरिंग फॉर्म में है। इस वजह से इन दोनों के लिए ही आप डेल्टा एच एफ कैलकुलेट कर सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि चलो ये तो होगी, गैसेस होगी दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Na का भी आपको पता है, सोडियम का। ठीक है, पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, आप कैसे पता करोगे कि नेचुरली अकरिंग फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, कौन कैसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करती हूँ, और वो टेबल है ये। देखो ये सब आपके पास एलिमेंट्स लिखे हैं, उनकी रेफरेंस स्टेट कह लो, स्टैंडर्ड स्टेट कह लो, या मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म कह लो। जो कार्बन होता है
वो मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सल्फर इसमें, फॉस्फोरस इसमें, ऑक्सीजन इसमें, हाइड्रोजन इसमें, ब्रोमीन इसमें। मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तीनों की तीनों गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स हों कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अपनी नेचुरली अकरिंग फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, इन सब की जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अभी टेबल नोट डाउन कर ली क्योंकि इससे रिलेटेड जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी जल्दी से टेबल नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे होगी टेबल नोट डाउन, ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इसमें आपको बताना है विच डज नॉट हैव डेल्टा HF इक्वल्स टू 0। इनमें से किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 के इक्वल नहीं होगी। तो आपको पता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन स्टेबल स्टैंडर्ड, ये जितने भी है ना, इन सब की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो डेल्टा HF है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इन सब के लिए जो डेल्टा HF है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब बता दो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं है, इसकी डेल्टा HF 0 के इक्वल नहीं है। सोडियम नहीं, यहाँ पे नहीं है सोडियम। सोडियम वैसे भी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, मेटल तो है, मेटल सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, पर इन्होंने गैशियस फॉर्म में लिख रखा है, इसकी भी नहीं है। कार्बन डायमंड, पर यहाँ तो कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट की तो 0 के इक्वल होती है, कार्बन डायमंड की तो नहीं, इसकी भी नहीं होगी। वाटर लिक्विड, वाटर नहीं, इसकी भी नहीं होगी। NH3 इसकी भी नहीं होगी। ब्रोमीन, ब्रोमीन ही है पर लिक्विड में होना चाहिए, लिक्विड में होगा तब उसकी डेल्टा HF 0 के इक्वल होगी, यहाँ तो गैशियस में है, इसकी भी नहीं होगी। क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 के इक्वल होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है कि अगर आपको ये सब एलिमेंट्स दिखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में, इन सब की डेल्टा HF किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर, ओके। अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आज की वीडियो ना बहुत लंबी होगी क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके बाद जो है मैं थ्योरी पोर्शन अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको तो पहले थ्योरी मिलेगी फिर क्वेश्चंस मिलेंगे, पर अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो पहले मैं क्वेश्चंस की ऑलरेडी जो है ना वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो सपोज आपको कुछ इस टाइप की रिएक्शन गिवन है, A प्लस में B गिव C, और इसके लिए सपोज मैं आपको कहूँ कि आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो आप, सम ऑफ HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस में सम ऑफ HF ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। और यहाँ डेल्टा है तो डेल्टा साइन तो लगाओ, डेल्टा, ठीक है। सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विद देयर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ये है, ठीक है, पहले कोफिशिएंट, उसके बाद डेल्टा HF, फिर C आएगा जैसे यहाँ पे C लिखा है, ठीक है, प्लस में कोफिशिएंट D, डेल्टा HF ऑफ कैपिटल D, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। माइनस में रिएक्टेंट का आएगा, पहले क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट डेल्टा HF फॉर A, प्लस में उसके बाद B, तो देयरफॉर B कोफिशिएंट डेल्टा HF ऑफ दैट इज B। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा HF ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन क्या होती है, देखो इसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा HCOMB कॉम, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन को।
और इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो ये होता है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ही होती है, ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस is completely burned in air या फिर ऑक्सीजन, किसी भी आप एक मोल ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हो एयर में या ऑक्सीजन में, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, उसे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे कंबस्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट आपको गिवन होगी तो ये जो होगा ये स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगी। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रेशर 180, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है, जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है। और इसी स्टेट में अगर स्टैंडर्ड आपको एक कंडीशन गिवन है तो डेल्टा HF नोट, ये ऐसे आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब सपोज मैं आपको इसके लिए डेल्टा H का फॉर्मूला बताऊंगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे जो डेल्टा H आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, यहाँ अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा H होता है कंबस्शन का, कंबस्शन रिएक्टेंट में से आप माइनस करते हो प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट में से आप प्रोडक्ट का माइनस करते हो, ठीक है। सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके। और आप ध्यान रखना हमेशा जो डेल्टा H ऑफ कंबस्शन होती है ना फॉर ऑक्सीजन के लिए वो 0 के इक्वल होती है। डेल्टा H कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन इज 0, ठीक है, ओके। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ इसी से रिलेटेड। सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देती हूँ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड की फॉर्म में प्लस में ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए क्या आप डेल्टा H कंबस्शन कैलकुलेट कर सकते हो और डेल्टा H फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ, कंबस्शन कैलकुलेट कर लोगे? यहाँ कंबस्शन तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, एक ही मोल है सब्सटेंस का, कंप्लीट ऑक्सीजन में बर्न किया जा रहा है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा HF के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ कार्बन ग्रेफाइट में चाहिए था, है ना, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में चाहिए था, यहाँ किस में आ गया, डायमंड में आ गया। इस वजह से इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा HF कैलकुलेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये था हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ओके, अब बस लास्ट टॉपिक बचा है इसके बारे में डिस्कस करने के, वो है एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और उसकी एप्लीकेशन होती है कैलोरीफिक वैल्यू। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू निकालना ये हम जनरली फ्यूल्स के केस में डिस्कस करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल C डॉट कैपिटल V कैलोरीफिक वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखोगे तो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट, ये होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वो जो होता है बेस्ट फ्यूल होगा, ठीक है। तो किसी भी फ्यूल को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा वो उतना ही अच्छा फ्यूल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे कोई फ्यूल हो सकता है, सब्सटेंस का मतलब कोई फ्यूल हो सकता है, ठीक है, उसको आप कंप्लीटली बर्न करते हो, इज कंप्लीटली बर्न।
ठीक है, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को आप बर्न करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, वैसे तो है ना हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, पर हम इसे यूज़ नहीं करते डोमेस्टिक फ्यूल के या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल में, बट नॉट यूज्ड एज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल। और ऐसा क्यों है, उसका मेन रीज़न तो हमें नहीं पता, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो वैसे तो हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो ये बेस्ट फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, पर हाइड्रोजन जो होता है उसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा थ्योरी पोर्शन रिलेटेड टू दिस टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। ठीक है, बस आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अब बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत से क्वेश्चन